तो योद्धाओं, आज हम लोग लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहे और डलहौजी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रिटेन में फेमस थे। न्यू पॉलिसीज़ को लाने के लिए वो रेल में रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो पोस्ट ऑफिस में रिफॉर्म लाने चाहते थे और बहुत सारे रिफॉर्म वो लाना चाहते थे। तो उनको बोले वो ये सारे रिफॉर्म वो ब्रिटेन में लाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो प्रशासक थे वो नहीं चाहते थे कि कोई नया लड़का उनके प्रशासन में ये सब चीज़ें काम करे। तो उनको फिर बोले जा ये सब करना है तो भारत चले जाओ, तो उनको भारत में भेज दिए। तो वो जब भारत आए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करे और उसमें इसीलिए उनको साम्राज्यवादी और श्रेष्ठ प्रशासक भी कहा गया। और ये सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल थे, इनका उम्र बहुत कम था जब आए थे ये। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में हड़प नीति के कारण ज़्यादा फेमस माना गया है, क्योंकि इन्होंने हड़प करके बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। और जिसका सीक्वेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सजय सबहू झाना, एक सेंटेंस आपको याद रखना है। सजय सबहू झाना, सजय मतलब सतारा जैतपुर, सजय सतारा जैतपुर, संभू मतलब संबलपुर, उदयपुर, बघार और झाना मतलब झांसी और नागपुर। इस तरीके से सजय संभू झाना आपको पता होना चाहिए। और हड़प नीति को लाए थे ये लॉर्ड डलहौजी ने, और इन्हीं के समय ये सारे हड़प नीति के माध्यम से राज्यों का विलय हुआ। और सबसे पहला जो था वो कौन है, सतारा। और सीक्वेंस आपको मैंने बताया। कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय इन्होंने ही किया था। तो कौन से राज्य का कुशासन के आधार पर विलय किया गया अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है अवध। और अवध के आखिरी नवाब का नाम भी पूछा जाता है तो वो है वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे और इनको कुशासन के आधार पे इनका विलय किया गया था। इनके समय युद्ध के माध्यम से कुछ विलय हुए थे, जो है पहला है सिख साम्राज्य का विलय, पंजाब का विलय बोल सकते हो। तो पंजाब का विलय हुआ था इनके समय में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, उस समय लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को हराया और सिख युद्ध में जीत हुई। और द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में हुआ है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ये हुआ और इसने क्या किया, बर्मा के जो नीचे वाला हिस्सा था उसको अपने भारत के शासन में मिला लिया। तो बर्मा का विलय हुआ, लोअर बर्मा का विलय हुआ। और ये सारी चीज़ें थी। संथाल विद्रोह भी इसके समय हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हो ने किया था, के नेतृत्व में हुआ था 1854 और 56। जस्ट 1857 से पहले ही संथाल विद्रोह हुआ था और 1854 से 56 आपका ये समय है। नेतृत्व है सिद्धू और कान्हो। समय कब है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसने क्या किया था, सेना का कार्यालय को, मुख्य कार्यालय को शिमला शिफ्ट कर दिया था। तो इसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में सैन्य मुख्य कार्यालय शिमला शिफ्ट हो गया था और मेरठ में सैन्य केंद्र की भी स्थापना किया था। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलवाई थी। 1893 का ये डेट याद रखना, बम्बई से ठाणे के मध्य पहली रेल चलवाई थी। 1852 में डाक तार की विभाग की स्थापना किया था और प्रथम डाक टिकट कराची में 1852 में जारी किया था। मैंने बताया ये बहुत रिफॉर्म लाना चाहता था और ये सारी चीज़ें इसने इंडिया में किया भी। तो 1852 में डाक तार विभाग की स्थापना किया, 53 में ट्रेन चलाया और PWD का भी, लोक निर्माण विभाग का भी स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रथम टेलीग्राफिक लाइन जो कलकत्ता से आगरा गया उसके भी श्रेय इसी को ही जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच लागू हुआ। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में आया और इसको भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वुड डिस्पैच के अनुशंसा के आधार पर भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, कलकत्ता में कृषि महाविद्यालय खोला गया और
इन्हीं के समय में 2 फैक्ट्री भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, हमारे ज्योग्राफी को कवर करता है। 1853 में बम्बई में प्रथम सूती मिल की स्थापना हुआ था कावसजी नानाभाई के द्वारा। कावसजी नानाभाई के द्वारा 1853 में बम्बई में प्रथम सूती मिल की स्थापना हुआ था। और 1855 में रिसा बंगाल में प्रथम आधुनिक जूट मिल की भी स्थापना हुई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग को देखेंगे। डलहौजी के समय ही 1857 का ये रख दिया गया था, क्योंकि इसने बहुत सारे जैसे झांसी को, अवध को कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति का बीज इसने बोल गया था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, 56 से लेके 62 तक रहते हैं। 57 में क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का जो गवर्नर कहलाता था, जो शुरू हुआ था विलियम बेंटिक के बाद, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब भारत में वायसराय की शुरुआत होती है। कंपनी का शासन अब साम्राज्ञी को, क्वीन को ये शासन सौंप दिया जाता है। और 1858 में महारानी की घोषणा पढ़ा जाता है इलाहाबाद के किले से, और कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। इन्हीं के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम स्वीकृत हुआ था 1861 में। और 1865 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 60 में दंड प्रक्रिया संहिता, 61 में दंड प्रक्रिया संहिता और 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। बहुत सारे रिफॉर्म आए थे। और नील विद्रोह भी याद रखना 1859-60 में हुआ था। बंगाल में नील की खेती के विरोध में ये लड़ाई गया था। और आपको 1857 की क्रांति से पहले और बाद में 2 इम्पोर्टेंट विद्रोह याद रखना है। 57 की क्रांति से पहले संथाल विद्रोह आप याद करो, तो संथाल विद्रोह 1856 में, 54-56 में संथाल विद्रोह। और 1857 की क्रांति के बाद 1859-60 में नील विद्रोह, ये एकदम याद रखना। कैनिंग के बाद इम्पॉर्टेंट है एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनके समय वहाबियों का आंदोलन हुआ था, बस और कुछ नहीं। और सर जॉन लॉरेंस के बारे में, अब अफगान युद्ध के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सर जॉन लॉरेंस का नाम आता है। इसने क्या किया था, अफगान से लड़ाई करने के लिए एकदम इनएक्टिव हो गया था। बोला कि हम लोग अफगान से लड़ेंगे ही नहीं। तो अफगान के संदर्भ में महान अकर्मण्यता की नीति, अफगानों के संदर्भ में महान अकर्मण्यता की नीति के प्रतिपादक थे सर जॉन लॉरेंस। लॉर्ड मेयो हैं 1869 से 72 के बीच में, 1869 से 72 लॉर्ड मेयो। और मेयो का नाम इम्पॉर्टेंट आता है तो जब भी हम लोग देखते हैं प्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुआ था, प्रथम जनगणना 1872 में, वो भी लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और सांविधिक सिविल सेवा का गठन, जो कुलीन प्रतिष्ठित परिवार होते हैं उनके लिए सिविल सेवा का गठन 1870 में मेयो ने किया था। मेयो कॉलेज है अजमेर में, जहाँ पे बड़े लोग की, जमींदारों के बेटों को पढ़ाई किया जाता था। मेयो कॉलेज है कहाँ पे, अजमेर में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति शुरुआत किया था, जिसमें प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में मेयो ने 1870 में कुछ अधिकार प्रांतों को सौंप दिया था। तो वित्तीय विकेंद्रण की नीति भी मेयो ने शुरू किया था। और एल्गिन प्रथम के समय में वहाबियों का विद्रोह आंदोलन हुआ था शुरू, और लेकिन मेयो की मृत्यु हुई थी अंडमान में। मेयो गए हुए थे अंडमान, और वहीं पे कुछ वहाबी जो थे वो मेयो की हत्या कर देते हैं अंडमान में। तो आपको पूछेगा कि अंडमान में किस वायसराय की मृत्यु हुई थी, तो वो थे मेयो। मेयो के बाद आप जाओगे लिटन, लॉर्ड लिटन में आप गए तो लिटन 1876 से 80 में आए। और लिटन के बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय हुआ, क्योंकि इसकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अलोकप्रिय बहुत ज़्यादा हुआ। और लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच में रहे। 1876 से 78 के बीच में अकाल पड़ा तो अकाल आयोग की स्थापना हुई। तो आप ये याद रखो, लिटन के समय 1878 से 80 के बीच में, 76 से 78 के बीच में अकाल पड़ा।
और अकाल के जब भी पड़ता था उसके बाद उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता था। तो इस समय जो 1880 में अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो उसके अध्यक्षता किए थे स्ट्रेची के। तो अकाल आयोग मतलब स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। 1880 तो 80 स्ट्रेची ऐसे याद रखना। तो 1880 स्ट्रेची आयोग अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1877 में दिल्ली में दरबार लगाया गया। 1857 की क्रांति के बाद 20 साल बाद 1877 में दिल्ली में दरबार लगाया गया और विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उसको केसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में भारतीय सिविल सेवा में बैठने के लिए जो आयु सीमा 21 वर्ष था, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष था, उसको घटा के वो 19 वर्ष कर दिए थे भारतीय सिविल सेवा में बैठने के लिए। और 1878 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लिटन के समय में। लॉरेंस के समय में क्या हुआ था, वो बोले अब लड़ेंगे ही नहीं, देखेंगे भी नहीं। एकदम प्रसिद्ध महान अकर्मण्यता की नीति, उनको तरफ देखना ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है। लेकिन लिटन जब आए तो एग्रेसिव हो गए और अफगान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया और 1878 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद एक संधि होती है और वो संधि थी गंडमत की संधि। तो 1880 में गंडमत की संधि किसके किसके बीच हुई, भारत और इंग्लैंड के बीच में। 1878 में आर्म्स एक्ट हुआ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गलाघोट अधिनियम कहा जाता है, भारतीय भाषा के प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। भारतीय भाषा के प्रेस के लिए उसको कमज़ोर करने के लिए एक गलाघोट अधिनियम लाया गया था, जिस अधिनियम का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन ने लाया था। तो इसकी नीतियाँ बहुत अनफेवरेबल थी और इसी के बाद एक वायसराय आए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन की जो नीतियाँ थी वो इसके जस्ट अपोजिट थे। ये लिटन जो ख़राब काम किए थे उनको सुधारने का काम लॉर्ड रिपन ने किया। तो लॉर्ड रिपन का काम हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, अच्छे से पढ़िए और कल के लिए मिलेंगे नए रिवीजन के साथ। थैंक यू।